हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बी से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो क्लास 12 का इससे पहले मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप वो वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। देन हम आज का चैप्टर डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने निकाला है। उन क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, जिससे कि हम केवल ये ना जाने कि क्वेश्चन क्या होगा, हमको आंसर भी पता हो जाए। बाकी का तो पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी हमको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, क्योंकि अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर हम कई टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। ये कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हमको लिखना है, जो कि एक नंबर में आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है डी, या हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 डी 1 to 10 और n0 to 10। अब आप सोचोगे सर ये क्या लिखे हैं, बात को मेरी समझने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। n-1 से क्या मतलब है, और 1 to 10 का क्या मतलब है, और n0 से लेकर 2 का क्या मतलब है। ओके, यहाँ पे 2 है। अब देखिए बात को समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम लीजिए जिसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो बेसिकली आप ले लोगे स्कैंडियम। ठीक है, हमने स्कैंडियम ले लिया। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अब जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 2 2 4 6 10 2 12 एंड 3s2 12 एंड 3p6 18 एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे यार 4s2 और क्या लिखेंगे, इसके पहले हम क्या लिखेंगे 3d। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, हमको एक की जरूरत है 3d1। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कैंडियम, यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल। ठीक है, अब अगर हम देखें यार इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, ये हमको बात करनी है। देखिए n-1 का मतलब, n मतलब क्या, प्रिंसिपल काउंटर नंबर व्हिच इज डिनोटेड नंबर ऑफ सेल, यानी n की वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर कितनी है, 4 है। n की वैल्यू यहाँ सबसे ज्यादा कितनी है, 4 है। ओके, ठीक है। अब n-1 का मतलब कि हम 4 में से 1 घटा दें तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब जो d होगा वो जितनी n की वैल्यू मैक्सिमम होगी उससे 1 कम रहेगा हमेशा, तो 3d हमने लिया। और 1 to 10 का मतलब वो जरूरत के अकॉर्डिंग 1 से 10 इलेक्ट्रॉनों के बीच में हम फिलअप कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। देखिए 3d1, और यहाँ पे 4 ns, n का मतलब 4 हो गया, और s का 0 से 2, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन तक हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे यार 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों हमने फिलअप कर दिया। तो देखिए किस तरह से स्कैंडियम ने इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों, मैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं। ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करे, व्हिच इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, राइट द 4 प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन यार लॉन्ग में भी आया है कि चारों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करिए, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। लॉन्ग के लिए आपको नोट्स में दिया हूँ, वहां से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बात करूँ यार वो कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी हैं जो आपके बोर्ड में आनी ही आनी है। तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन के मैक्सिमम वेरिएबल शो करते हैं, बैलेंसी को भी और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी। ठीक है, वहीं पर हम बात करें अगर दूसरे फीचर की, तो जब यार ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो ये मैक्सिमम क्या होंगे, मोस्टली पैरामैग्नेटिक होंगे। मोस्टली ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। आप सोचोगे कि यार पैरामैग्नेटिक क्या है, आपको मैंने पढ़ाया है कि जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो कंपाउंड क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ओके, उसी तरह हम बात करें अगर तीसरी प्रॉपर्टी की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भैया कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स, ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बात करें चौथी प्रॉपर्टी की, तो ये यूज है एज ए कैटालिस्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, यूज एज ए कैटालिस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। आप सोचोगे सर एग्जांपल दीजिए, यार आपको पता है आयरन हमारा यूज हुआ था कहाँ, अमोनिया बनाने में। ठीक है, मॉलिब्डेनियम प्रमोटर यूज हुआ था। ठीक है, हैबर मेथड से जब अमोनिया बनाए थे वहाँ पे आयरन यूज हुआ था, और आयरन आपको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो ये 4 फीचर हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ढेर सारे नंबर में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। बट ये जो है 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
पे वाई आर Mn2 प्लस कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन आयरन 2+। ये कह रहे हैं कि क्यों मैग्नीज 2+ जो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू आयरन 2+। तो आइए देखते हैं यार क्यों स्टेबल होता है। किसी भी चीज को ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो चलिए हम सबसे पहला क्या हमारा मैग्नीज है 2+, दूसरा क्या है आयरन 2+। सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 25, इसका 26। ठीक है, 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यार क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड 3d एंड यहाँ पे 4s2 कर लो। अब गिन लो जितना बचे डी में भर दो यार। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 बचा कितना 5 25, लेकिन 2 निकल गए हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए 2 निकल गए हैं। तो आप देखिए पहले तो हम पूरा भर ले रहे हैं, 2 निकालना है तो हम इसको निकाल देंगे। ओके, बचेगा हमारे पास क्या 3d5। ओके, अब हम 3d5 के लिए यार अगर हम फिलअप करें ऑर्बिटल के फॉर्म में तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है। और आपको पढ़ाया गया है जब हाफ फील्ड कंडीशन हो, जब हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो ऐसे में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ऐसे में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मैंने ही पढ़ाया है यार, सिंपल सी चीज़ है। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पांचों लोगों को बराबर चीज़ें बांटी गई हैं तो फिर झगड़ा क्यों होगा, अस्थायित्व तो मेंटेन रहेगा। ठीक उसी प्रकार यार इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है, सिमेट्रिकल हुआ है, ड्यू टू दिस रीजन ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब बात करने कैसे आयरन अनस्टेबल है। देखो भैया आयरन का 26 होता है। ठीक है, हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, एंड 3p6 एंड 3d6 एंड 4s2। ठीक है, 4s2। अब अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास बचा क्या 3d6 बचा। 3d6 के लिए हम फिर से यार ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भरे, यहाँ पे 6वां। अब यहाँ पे देखोगे तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आप ऐसा एक्सप्लेन करोगे कि बिकॉज Mn2+ कंपाउंड आर सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू दिस रीजन इट इज मोर स्टेबल। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब यहाँ जो उतारे हैं। वैसे तो मैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, साल्ट ऑफ द Zn+ इज व्हाइट व्हाइल साल्ट ऑफ Cu2+ इज ब्लू। ये कह रहे हैं यार जो जिंक 2+ का हमारा साल्ट है वो व्हाइट है, जबकि कॉपर 2+ का जो हमारा साल्ट है वो ब्लू है। क्यों? तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे चैप्टर में बता रहा हूं। ठीक है, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अब हम लिखते हैं जिंक का यार 30 होता है, कॉपर का 29 होता है। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे हमने लिखा 3s2, यहाँ पे लिखा 3p6 एंड 3d10 एंड 4s1। इट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर। ठीक है, वहीं पर हम बात करें सॉरी जिंक का, तो यहाँ पे यार 4s2 रहेगा। ओके, वहीं पर हम बात करें कॉपर की तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 एंड 4s1। अब बात को समझो, यहाँ पे 2+2+ का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों से हमको निकाल देने हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से 2 निकाला। जब यहाँ से 2 निकाले तो बचा क्या 3d10, यहाँ से 2 निकाले तो क्या बचा 3d9। अब एक बात बताओ, जब हम 3d10 को ऑर्बिटल के फॉर्म में दिखाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो यार कि 3d 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट करेंगे। इसका मतलब कि ये कंप्लीटली फुल फील्ड है। और आपको पढ़ाया गया है जो फुल फील्ड होते हैं स्टेबल होते हैं, उसमें ट्रांजिशन नहीं पाया जाता। तो जो फुल फील्ड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो व्हाइट होते हैं, व्हाइट। ठीक है, लेकिन जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 3d9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये dd ट्रांजिशन शो करेंगे, इस वजह से ये कलर कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो यही रीजन है कि कॉपर 2+ का जो साल्ट होता है वो ब्लू कलर देता है, जबकि Zn2+ का जो साल्ट है वो व्हाइट कलर देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, आप लोग समझिए कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो बोर्ड में आराम से कर लोगे। अब हम चलते हैं अगले 4 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 क्वेश्चन देखे और उसके आंसर भी देखे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं बात करूं अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा क्या है, Zn2+ आर पैरामैग्नेटिव आर डाईमैग्नेटिव। ऐसे टाइप के 3-4 क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट जनरेशन सिखा रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो तीनों चारों क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Zn2+, ठीक है, इसका हमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। जब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18
N3D10 and 4s2, ठीक है, इट इज कंप्लीटली 30। बट यहाँ पे 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। बात करें हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 3D10। 3D10 के लिए जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये कंप्लीटली फुल फील्ड है। और आपको यार एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल फील्ड है तो वो डाई मैग्नेटिक होगा, ठीक है, वो डाई मैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड होते तो वो पैरामैग्नेटिक। मतलब ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए। इसी तरह आपको कॉपर का दे दिया, आयरन का दे दिया, किसी का भी दे दिया, तो आप बेसिकली कर सकते हो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डाई मैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर, तो यहाँ पे क्या है, वही मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड। ये कह रहे हैं कि क्यों मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे हैं वो कलर्ड हैं। तो यार मैक्सिमम जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं, और इस वजह से कलर उत्पन्न होता है। यही रीजन है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कलर्ड होते हैं। तो अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो बस दो चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डी डी ट्रांजिशन पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर डी डी ट्रांजिशन क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से डी ऑर्बिटल के हायर एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनों का जिससे कलर उत्पन्न होता है, यही क्या है हमारा डी डी ट्रांजिशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वहीं पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाई द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर पैरामैग्नेटिक। तो मैंने आपको यहीं पे जवाब दे दिया कि अगर मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें यार तो मैक्सिमम जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे आयरन, क्रोमियम, कॉपर, जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तभी होगा जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मोस्टली जितने ट्रांजिशन मेटल हैं सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्टली बोल रहा हूं, कंप्लीटली नहीं, ठीक है। वहीं पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं बेसिकली होता क्या है, जब हम जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जब हम जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम होनी चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफ ब्लॉक में एक सील्डिंग इफेक्ट काम करता था जो इसकी साइज को या तो कांस्टेंट कर देता था या तो बढ़ना चाहिए था। देखिए जब हम जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेंथेनाइड सीरीज में तो हमारी एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट लग रहा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लेंथेनाइड के केस में बात करते हैं तो यहाँ पे जो सील्डिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर पड़ जाता है। सील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या, सील्डिंग इफेक्ट प्रोटेक्ट करता है इसकी साइज को, ठीक है, मतलब बढ़ाए रखता है, वो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देता, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करता है। लेकिन जब हम बात करें लेंथेनाइड के केसेस में तो यहाँ पे होता क्या है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है जो हमारे न्यूक्लियस के द्वारा लगता है इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन फोर्स, वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सील्डिंग इफेक्ट, इन कंपेरिजन टू सील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू दिस रीजन बढ़नी चाहिए साइज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेकिन घटती है। तो अगर आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या बोलोगे, व्हेन बी गोज लेफ्ट टू राइट इन ए लेंथेनाइड सीरीज देन इट्स एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेज, ठीक है, इट इज इन जनरल, ये इन जनरल है, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, संकुचन। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज का छोटा होना ही क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ये साइज क्यों छोटी होती है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स वीक शील्ड इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, और यही रीजन है कि साइज छोटी होती चली जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो रोकता है न्यूक्लियस को खींचने के लिए। मैं आपको बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे यार ये सारे सेल हैं और यहाँ पे एक सील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई सील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है, मतलब ये इसके अट्रैक्शन को यहाँ तक नहीं जाने दे रहा है। जब ये ये देखो ये सील्डिंग इफेक्ट है, जब ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँचने देगा तो इसकी साइज या तो कॉन्स्टेंट रहेगी या तो बढ़ेगी। लेकिन जब ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन इस सील्डिंग इफेक्ट को तोड़ देगा और इस इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा तो साइज डिक्रीज होगी ना। तो यही रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज बढ़ने की बजाय घटती है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि कम टाइम में ज़्यादा मैटर आपको डिलीवर्ड करें, और नीचे PDF है जहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बेहतर प्रिपरेशन करते लिए। आज के लिए बस इतना ही यार, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।